एक सवाल, क्या कोई विचार जो पश्चिम से आया हो भारत को अंदर से तोड़ने की क्षमता रख सकता है? स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नाम की एक किताब ठीक यही विवादास्पद दावा करती है। चलिए आज इसी किताब के मूल तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस किताब का मेन आइडिया क्या है। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप से एक बहुत पावरफुल बौद्धिक आंदोलन भारत आ रहा है और लेखकों का मानना है कि इसमें हमारे समाज के पूरे ताने बाने को उधेड़ देने की ताकत है। ये समझने के लिए कि आखिर लेखक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे, हम उनके तर्क को 5 हिस्सों में देखेंगे। मतलब एक नए ब्रेकिंग इंडिया विचार से लेकर ये भारत के नए एलीट क्लास तक कैसे पहुंच रहा है, सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किताब के सबसे बड़े दावे की, जिसे वो कहते हैं ब्रेकिंग इंडिया 2.0। लेखकों के हिसाब से ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी बौद्धिक क्रांति है जो भारत को बदलने की कोशिश कर रही है। लेखकों का जो पूरा तर्क है वो एक 4 स्टेप की चेन की तरह है। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं ताकि ये पता चले कि वो अपने अंतिम निष्कर्ष तक कैसे पहुंचते हैं। अब इस पूरी चेन को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। किताब कहती है कि ये सब कुछ एक विचारधारा से शुरू होता है जिसे वो न्यू लेफ्ट कहते हैं, और इसकी जड़ें वो जाती हैं सीधे मार्क्सवाद तक। तो कहानी शुरू होती है मार्क्सवाद के इस मूल विचार से कि समाज हमेशा से 2 गुटों में बटा रहा है, एक जो दमन करता है और दूसरा जिसका दमन होता है, मतलब उत्पीड़क और उत्पीड़ित। किताब के लिए ये आइडिया ही बाकी सारे तर्कों की नींव है। अब मार्क्सवाद की इस नींव पर किताब एक और आइडिया को जोड़ती है, और वो है उत्तर आधुनिकतावाद। ये एक ऐसा बौद्धिक आंदोलन है जो इस बात पर ही सवाल खड़ा कर देता है कि क्या सच्चाई या विज्ञान जैसी कोई वस्तुनिष्ठ चीज सच में होती भी है। इसके मुताबिक सब कुछ बस पावर का खेल है। और जब ये दोनों विचार मिलते हैं तो जन्म होता है क्रिटिकल रेस थ्योरी, यानी CRT का। किताब यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर दिखाती है। एक तरफ है क्लासिकल लिबरलिज्म, जो व्यक्ति के अधिकारों और सबको बराबर मौके देने की बात करता है, और दूसरी तरफ है CRT, जो कहती है कि नहीं, ग्रुप की पहचान और बराबर परिणाम ज्यादा जरूरी हैं। तो ठीक है, ये थियोरी अमेरिका में बनी, पर यह भारत तक पहुंची कैसे? यहीं पर लेखक क्रिटिकल रेस थियोरी के भारतीयकरण की बात करते हैं। मतलब इस अमेरिकी विचार को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट किया जा रहा है। किताब के मुताबिक 4 लोग और संस्थाएं हैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्क ये है कि ये लोग अमेरिका के नस्लवाद के मॉडल को सीधे सीधे भारत की जाति व्यवस्था पर लागू कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? किताब का तर्क है कि इस वजह से भारतीय संस्कृति की जड़ों पर हमला होता है। संस्कृत भाषा, गुरु परंपरा, यहाँ तक कि हमारे त्योहारों और परिवार को भी उत्पीड़न के ढांचे के तौर पर दिखाया जाता है, जिन्हें कथित तौर पर तोड़ने की जरूरत है। इस आंदोलन का लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये दिखाने के लिए किताब दीप्ति राव जैसे लोगों के अनुभव बताती है। उनका ये कोट एक बड़ी दुविधा दिखाता है, जहां लोगों को अपनी धार्मिक विरासत और एक नई राजनीतिक पहचान के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब आते हैं इस तर्क के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भूमिका। किताब का दावा है कि ये जानी मानी यूनिवर्सिटी इस पूरे आंदोलन का एक तरह से हेडक्वार्टर बन गई है, एक इंक्यूबेटर। यहाँ किताब एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं भड़काऊ दावा करती है। वो कहती है कि आज का असली विश्वगुरु भारत नहीं बल्कि हार्वर्ड है। उनके अनुसार हार्वर्ड ही दुनिया को भारत की एक नई कहानी सुना रहा है, और वो कहानी काफी नेगेटिव है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? किताब इस बात की भी पड़ताल करती है कि भारत के ही कुछ सबसे बड़े अरबपति हार्वर्ड जैसी जगहों पर इन एक्टिविटीज को फंड क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो सकता है? किताब इसके पीछे 4 संभावित कारण बताती है। हो सकता है वो सच में इस विचारधारा को मानते हों, या शायद उन्हें पूरी तस्वीर पता ही न हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ प्रतिष्ठा पाने और खुद को राजनीतिक रूप से सेफ रखने का एक सोचा समझा खेल हो। चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। विदेश में बने ये विचार आखिर भारत में फैल कैसे रहे हैं? किताब का तर्क है कि ये भारत की नई पीढ़ी के एलीट क्लास के जरिए देश में आ रहे हैं, वही लोग जो इन्हीं विदेशी संस्थानों में पढ़कर आए हैं। किताब के हिसाब से अब खेल पूरी तरह बदल चुका है।
वो पुरानी ब्रेकिंग इंडिया 1.0 की ताकतें जो गांव में धर्म परिवर्तन पर फोकस करती थीं, और ये नई 2.0 ताकतें जो शहरों के एलीट क्लास और हार्वर्ड जैसे ग्लोबल सेंटर्स पर ध्यान दे रही हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर भारत के अंदर इन विचारों को फैला कौन रहा है? लेखक कुछ खास यूनिवर्सिटीज और संगठनों का नाम लेते हैं और दावा करते हैं कि ये इस विचारधारा को देश में फैलाने के लिए एक तरह से हब का काम कर रहे हैं। तो आखिर में स्नेक्स इन द गंगा हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या सामाजिक न्याय पाने की कोशिश में हम अपनी ही सभ्यता को तोड़ने का जोखिम उठा रहे हैं? किताब का तर्क है कि ये एक असली खतरा है और हमें ये सोचना होगा कि सुधार और संस्कृति को बचाने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।